नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा की मतलब संभावित तिथि तो नहीं कहेंगे, महीने की घोषणा कर दी गई है। ऐसा कहा गया है कि सितंबर के पहले महीने में ले लिया जाएगा। तो आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से जेटेट से रिलेटेड जो बाल मनोविज्ञान का जो पत्र है और जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, आप भी मेरे ख्याल से सिलेबस से भली भांति अवगत होंगे। अगर नहीं है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम खासतौर से बात करेंगे जेटेट 2016 में जो हुआ था, उसमें किस तरह के बाल मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। CDP जिसको कहते हैं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि देखिए, कोई डिटेल सिलेबस अब तक जारी नहीं की गई है ना, और अभी सुनने में आ रहा है कि एक सप्ताह के अंदर कुछ विस्तृत सिलेबस ये सब जारी करेंगे। तो उससे पहले हम उन प्रश्नों को, जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं, उनको देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस हो सकता है ना। तो आज की वीडियो का मकसद खास तौर पर यही है कि आपको बाल मनोविज्ञान, जो कि जेटेट के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको समझना जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए, जेटेट में मुख्य रूप से एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ये पेन है ना। 6 to 8 में जो पूछा गया था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। 1 to 5 वाला भी चर्चा कर लेंगे। अभी आज की कक्षा में हम वो 6 to 8 जो जेटेट 2016 में हुई थी उस पर बात करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, और इससे हमको अंदाज़ा लगेगा एक सिलेबस का कि क्या हो सकता है। क्योंकि नहीं दिया है तो हम एक इन्फेरेंस ही निकाल सकते हैं PYQ के थ्रू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कौन हूँ? देखिए, अगर मैं आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो इतना पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि आखिर भाई चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो कौन है आप। तो देखिए, मैं ऐसे बताने का इन सब ज़्यादा मुझे इच्छुक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दरअसल मैं देखिए, मेरे सीटेट का रिजल्ट है जिसमें मैंने CDP में 30 out of 30, पेपर 1 में, पेपर 2 में 30 में 28 और 123 इन द फर्स्ट पेपर, और सेकंड में 115 का मेरा स्कोर रहा है। मतलब मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। इसके अतिरिक्त मैं एजुकेशन में JRF हूँ। एजुकेशन, अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो आप जानते होंगे कि नेट JRF क्या चीज़ होती है, तो उससे मैं JRF हूँ, है ना। इसलिए मैं आप सभी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। और बाकी हमारी कक्षाएं आपको सब कुछ बताएंगी, और क्या ये सब डिग्रियाँ और ये सब तो खैर एक अलग बात है। लेकिन फिर भी चूँकि कई बार आप लोगों की क्वेरी होती है, कई लोग ऐसे पूछ लेते हैं, तो मैं एक प्रमाण के तौर पर बता दूँ कि मैं हूँ एलिजिबल। और ये मेरा रिजल्ट रहा सीटेट 2023 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई हैव क्वालिफाइड दिस ऑल पेपर्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त जो S4G है, आप S4G के चैनल पर आप 1 to 5 के लिए अभी वो कोर्स लॉन्च कर दी गई है जेटेट का, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए भी लॉन्च कर दी जाएगी जल्दी ही। तो आप इन कोर्सेज़ का मतलब कि खरीद कर इनके थ्रू आप अपनी परीक्षाओं को प्रबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं ना। चलिए, अब जो महिला पर्यवेक्षिका की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो उससे संबंधित अगर किसी को कोर्स सही नहीं मिल रहा हो तो उसका भी आपको मतलब कि स्टडी फॉर गोल्स में उसका मॉक टेस्ट खास करके मिल जाएगा, है ना। ये बात हो गई। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। यार, ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, ये 2016 जैसे कि मैंने बताया 6 to 8 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम बात करेंगे, और उसके थ्रू हम सिलेबस का इन्फरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि शिक्षा के स्तरों में ह्रास का मुख्य कारण क्या है। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ एजुकेशन इज व्हाट, है ना। शिक्षा का स्तर हम कहते हैं कि दिनों दिन घट रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों की लापरवाही। ऐसा है क्या? छात्रों की लापरवाही या छात्र पढ़ते ही नहीं, ये कारण है क्या? शिक्षकों की अपारंगतता, या फिर कहे कि इनएफिकेसी, या फिर कह सकते हैं कि अनट्रेन टीचर्स, है ना। तो या फिर कह सकते हैं कि
ये कह सकते हैं कि टीचर में एलिजिबिलिटी का ना होना, ये कह सकते हैं, है ना। एक बात ये हो गई। अभिभावकों की विचार मग्नता, ऐसा कुछ लिखा हुआ था हिंदी में, बहुत क्लियर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब यह था कि अभिभावकों की लापरवाही कहिए या फिर उनकी अवेयरनेस की कमी, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रांसलेशन होगा, चूंकि इंग्लिश वाला मुझे मिला नहीं तो मैं हिंदी के थ्रू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिला, लेकिन मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या हो सकता है ना। तो हिंदी वाला में विचार मग्नता लिखा हुआ था, तो आई थिंक कि वो अनअवेयरनेस से रिलेटेड होगी, लापरवाही से संबंधित होगी ना। तो ये जो शिक्षा में हरास का कारण एक नहीं है, ये सभी हैं, इनमें से सभी हैं कि छात्र में भी उस तरीके की सिंसियरिटी नहीं है स्टडी को लेकर। ये डिपेंड करता है, देखिए ये ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सही होगा, है ना। टीचर्स हमारे देश में मतलब कि अनट्रेन्ड है, क्वालिफाइड नहीं है, ये सब कोई जानते हैं। तो एक बात होगी अभिभावकों की में जागरूकता का ना होना, ये भी एक बड़ा कारण है। तो इनमें से सभी शिक्षा का ह्रास का मतलब डिक्लाइन इन द क्वालिटी एजुकेशन, है ना। तो इसका इससे संबंध है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मुख्य प्रश्न है, इसको अगर अंदाजा आप लगाना चाहें तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है खासकर क्लासरूम में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। ये प्रश्न भी चूंकि हिंदी में है तो इसको एक दो प्रश्न होंगे जो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब क्या ही कह रहा है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है। तो स्वांगीकरण हिंदी में तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है, तो मैं जिसका ट्रांसलेशन देखता हूँ एसिमिलेशन। हम अभी जब पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म ये आएगा हमारे सामने, एसिमिलेशन, है ना। तो इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है ना। तो एसिमिलेशन अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें, समझ लीजिएगा, उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो इसमें एसिमिलेशन है ना, एसिमिलेशन आएगा, इसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं हिंदी में, है ना। अगर ये हिंदी ट्रांसलेशन ही करना चाहता है तो आत्मसातीकरण होता है इसका हिंदी, है ना। आत्मसात करते हैं हम, इसमें होता क्या है थोड़ा सा समझा देते हैं। आत्मसातीकरण में जब एक बच्चा कोई चीज़ को, ये दरअसल कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा है उसके चरण में ये कुछ कह सकते हैं कि फेजेज आते हैं, है ना, जिसमें ये आपको एसिमिलेशन आएगा, एकोमोडेशन आएगा, है ना। तो ये एकोमोडेशन, ये सब कुछ टर्म्स आएंगे, मैं अभी डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा हूँ। एकोमोडेशन, ये सब टर्म आएंगे, है ना, ये समायोजन कहते हैं इसको। तो ये सब टर्म्स आएंगे, लेकिन एसिमिलेशन यहाँ आया है तो मैं उसको समझा देता हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब एक बच्चा कोई चीज़ पहली बार कोई चीज़ देख रहा होता है और उस चीज़ को देखने के बाद उसके माइंड में उस चीज़ को जब मैप करता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा पहली बार एक बकरी को देखता है ना। जैसे बकरी को देखा तो उसके दिमाग में क्या हुआ कि 4 पैर होंगे, काला उसने देखा, उसका रंग है ना। उसके बाद उसमें देखा कि सींग है, कान है, ये सब चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी। उसके बाद उसने देखा कि कुछ चीज़ सफ़ेद भी है, तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गया कि क्या है ना, क्योंकि सेम है लेकिन वो मतलब उसका कलर सफ़ेद हो गया, है ना। तो किसी ने बताया कि नहीं बकरी ही है, लेकिन उसमें ये बताया गया कि सफ़ेद रंग की भी बकरी हो सकती है। तो जब उसने अपने पूर्व ज्ञान जो थे उसके सामने, उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज थे कि बकरी काली होती है, कान होते हैं, सींग होते हैं, ये सब, उसके अतिरिक्त उसने एक चीज़ और अपने वो में जोड़ा कि भाई सफ़ेद भी हो सकती है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, है ना। तो इस तरीके से अपने ज्ञान में और चीज़ों को जोड़ते जाना, दैट इज़ एसिमिलेशन। चेंज करना, जब हम जो चीज़ सीख रहे होते हैं उसमें चेंज करना जब होता है। जैसे वो बकरी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जब बकरी देखता है, उसके बाद कुत्ता देखता है, उसको भी बकरी कह देता है, लेकिन किसी बताया कि नहीं कुत्ता और बकरी में अंतर है, और जब वो उसके बीच अंतर को सीखता है तो दैट इज एकोमोडेशन, है ना। तो ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन चलिए आया था तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अनदर नेम ऑफ एसिमिलेशन इज, यहाँ आंसर इसने दिया है प्रतिपादन को, तो हम प्रेजेंटेशन को लेकर चलेंगे, लेकिन हम कंसेप्ट हमारा समझना यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए, है ना, कि ये जो टर्म्स आ रहे हैं इसकी मीनिंग आप समझें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए।
थोड़ा सा उन क्वेश्चंस में संदेह था, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर, संदेह कहने का मतलब कि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा था, खास करके हिंदी की वजह से। दोनों लैंग्वेजेज में, खास करके मुझे इंग्लिश में मिल जाता तो मैं उसको बढ़िया से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता था। देखिए थर्ड क्वेश्चन, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है? इन व्हिच कंडीशन डज द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डिवेलप? इसको हम स्टेज भी कह सकते हैं कंडीशन को, और सेम एंड प्राइड डेवलप। अगर किसी ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन पढ़ा होगा तो उससे ये संबंधित है ना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। इसका जो आंसर है वो होगा बाल्यावस्था। क्यों होगा आप आगे देखिए, है ना। क्यों होगा ये देखिए। एरिक एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी, जैसे कि मैंने बताया, साइकोसेक्सुअल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। उसमें उसने 8 स्टेजेज की बात करी थी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो उसने कहा वो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए इसमें उसने 8 स्टेजेज बताया, और उन 8 स्टेजेज में 2 एक्सट्रीम कह सकते हैं कि छोर की बात करी, है ना। जैसे हम एक लाइन खींच ले, है ना। अब ये बीच में एक छोर में उसने कहा कि ये ट्रस्ट होगा, है ना, ये ट्रस्ट मान लीजिए, इधर मिसट्रस्ट मान लीजिए। इस तरीके से हम जब आगे जीवन में बढ़ते जाते हैं तो इस तरीके से उसने बताया कि 8 स्टेजेज हम बढ़ते हैं, है ना। कुल मिला के अगर ऐसे हम बढ़ते जाएं तो हम 8 स्टेजेज में बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे बताया। तो इसमें ये प्रश्न पूछ लिया है आपको कि वो जो लज्जा और गर्व का जो अनुभूति होता है किस स्तर पर होता है, तो बाल्यावस्था था। अब क्या था, मैं इसको बताते चलता हूँ। एक देखिए, उसके बाद ट्रस्ट जो पहला है जो इन्फेंसी के एज में होता है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का है। अब ये जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि उसमें क्या है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब बच्चे को बहुत बढ़िया से सब कुछ चीज़ें बचपन में मिलती है, उसके बाद उसके माता पिता उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, रोते हैं तो उस समय उसको दूध पिलाया जाता है, जो बेसिक्स नीड्स हैं वो सबको दी जाती है, तो उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और उसके जस्ट उल्टा हो तो मिसट्रस्ट, वो चीज़ों के मतलब जो आसपास लोग हैं उनके प्रति एक डर और एक अविश्वास, मिसबिलीव या मिसट्रस्ट जैसा होता है। उसके बाद दूसरे स्टेज में जब ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि अब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, यही ऑटोनॉमी या प्राइड कह सकते हैं। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह का ये स्तर कहते हैं इसको, है ना। तो इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में बच्चा को अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह या फिर छोटे छोटे कामों के लिए आप उसको आज़ादी देते हैं, बात बात पे टोकते नहीं, तो उसमें स्वायत्तता जागती है, वो खुद के काम को करने की उसमें इच्छा जागृत होती है। और अगर बात बात पे टोका जाए तो उसमें सेम अर्थात लज्जा या झिझक कह सकते हैं, डाउट, संदेह, इस तरीके की परिस्थितियां उसके अंतर मन में उत्पन्न होने लगती है। इसलिए वो डाउट में चला जा सकता है या लज्जा, उसको हर चीज़ में लज्जा का संदेह मतलब यहाँ पर वो एक तरीके का झिझक से है। उसके बाद अगर ठीक उसके अगला स्टेज पे जब बच्चा पहुँचता है, अगर उस स्टेज में उसको ऑटोनॉमी दी गई तो उसमें इनिशिएटिव, किसी चीज़ को काम करने की पहल होगी। इसलिए देखिए इस स्कूल में, इस स्तर में बच्चे स्कूल वगैरह जाने लग जाते हैं, तो जब कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा, तो दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। लेकिन अगर आप उसको इसके ठीक निचले वाले स्टेज में कुछ काम करने के लिए, देखिए ये सब एक क्रम में है, एक ऑर्डर में है और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ेगा। और ये सब जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप इसको देखिए, अगर एनपीसी की तरह लेना चाहें तो हम इधर जाते हैं तो प्लस होता है, इधर जाते हैं तो माइनस होता है ना। तो इस हिसाब से यहाँ उल्टा हो गया, है ना। तो इधर हम मिसट्रस्ट लिख देंगे, है ना, मिसट्रस्ट लिख देंगे, इधर ट्रस्ट लिख देंगे, है ना। तो इस आधार पर देखिएगा कि नेगेटिव वाला अगर हर समय रहा तो लास्ट में वो जो डिस्पेयर, जब वो आदमी मरेगा तो एक बहुत निराशा में मरेगा। और जब वो उसको अगर सब पॉजिटिव होता चला जाएगा तो ही विल डाई इन अ वेरी इंटीग्रेटी में कह सकते हैं कि ही विल डाई इन अ वेरी ब्लिसफुल मैनर, एक एकदम पूर्ण जीवन के रूप में मरेगा। तो ये एक स्टेज है जो इसको हम थोड़ा डिटेल में जब थ्योरी पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो इसमें एक महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है आपका ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, हमेशा सीटेट वगैरह में पूछता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस, और किस स्टेज में जाता है, ये आपका एडोलेसेंट में आता है ना। जब बच्चा एडोलेसेंट के स्टेज में आता है तो उस स्टेज में हम
उस बच्चे को कह सकते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, मतलब उसकी क्या मतलब आइडेंटिटी पहचान बनाम कहते हैं कि भूमिका संशय, इस दौर से गुजरता है। अगर उसमें ये सब पॉजिटिव होता चला गया है, उसमें ट्रस्ट है, ऑटोनॉमी है, इनिशिएटिव है, इंडस्ट्री मतलब कि वो अब काम कुछ खुद चुनने लग जाएगा, अपना करियर चुनने लग जाएगा, और ये पहचान अपने आप को जान जाएगा कि जीवन में मुझे करना क्या है। तो आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन मतलब वो अभी द्वंद्व में है कि जीवन में करें क्या। तो ये वाला स्तर होता है जो खास करके किशोरावस्था की एक प्रॉब्लम है ना। किशोरावस्था मतलब 11 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोर की उम्र रखते हैं। तो ये एक है कॉन्सेप्ट, इससे आपको क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब हमें यहाँ क्या समझ में आया कि सिलेबस में हमें एरिक एरिक्सन का थ्योरी को भी देखना पड़ेगा। साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, डिटेल में। और हम जब पढ़ेंगे तब, अभी चूँकि ना घड़ी है ना मुहूर्त है, अभी करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे इतना डिटेल में, है ना। हाँ देखिए, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। देखिए यहाँ पर ऐसे मैं बताना चाहूँ तो बहुत सी चीज़ें बताई जा सकती हैं। 3-4 टर्म होते हैं। एक होता है मेजरमेंट, जिसको हम हिंदी भी बताता चलूँगा, आप ये ना घबराएं कि सर तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है। देखिए मेरी एक आपसे दिल्ली ख्वाहिश होगी कि आप लोग इंग्लिश के कुछ टर्म्स याद रखिएगा। भले आप इंग्लिश आप लैंग्वेज ना समझे, बट टर्म्स याद रखिए। हर सब इतना समझते हैं आजकल। मेजरमेंट एक टर्म होता है, एक असेसमेंट टर्म होता है, ये जो अभी आएगा हम हिंदी भी बताते चलेंगे। अरे एक इवेल्युएशन टर्म होगा, है ना, इवेल्युएशन है, इसको हम मूल्यांकन कहते हैं, इसको हम आकलन कहते हैं, कहीं कहीं इसको भी मूल्यांकन लिख देता है। तो ये कंफ्यूजन, मेजरमेंट को मापन कहते हैं। खास करके हम ये 3 चीज़ें हम यूज करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। तो यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, तो आपका शोध से कोई लेना देना है नहीं। शिक्षा अपने छात्रों के विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये देखना पड़ेगा क्या ये सही बात है। द टीचर कैन क्लासीफाई हिज स्टूडेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ये ठीक बात है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। द टीचर्स कैन गिव इमीडिएट फीडबैक टू हिज स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या ये बात होगी, इनमें से सभी होगा क्या। मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार से सहायक है ना। ये मेरे ख्याल से इनमें से सभी होना चाहिए। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। हाँ वो रिसर्च मतलब बच्चों के साथ वो एक रिसर्च करने, मतलब वो पीएचडी वाला रिसर्च तो नहीं, मतलब एक तरह का रिसर्च उसमें करी जा सकती है। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। क्या माना है इसने चौथा का। हाँ तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, है ना। यह मूल्यांकन के थ्रू वो क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। मतलब शोध कहने का मतलब कि कौन बच्चे पीछे रह गए, कौन सा आगे रह गए, तो उसके लिए एक कह सकते हैं कि वो एक रिसर्च का विषय हो जाता है, इसलिए वो भी सही होगा। सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया। ये ऐसे नहीं चल रहा है क्या विराज, देखो गर्मी हो रही है ना। तो इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी, है ना। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक के लिए भी काम आता है। विभिन्न समूहों में बच्चों को उसके मूल्यांकन के आधार पर ही तो क्लासीफाई कर सकता है ना, तो इसलिए वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता अर्थात इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर क्या है, ये दोनों में संबंध कुल मिलाकर पूछ रहा है। तो धनात्मक रूप से संबंधित है, मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड है, या ऋणात्मक रूप से संबंधित है, नेगेटिवली रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता होने के लिए जी का मान, ये सब कुछ नहीं मतलब है। इसका सही जो उत्तर है वो आपका पहला ही है कि जो बुद्धि और सृजनात्मकता है, मतलब इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन है। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो लोग सृजनात्मक ही होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जरूरी नहीं कि जो बुद्धिमान है वो सृजनात्मक ही हो। ये ठीक बात है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान हो, जिसमें IQ अधिक है, वो क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिविटी में उसको हेल्प करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसका IQ 130 120 से ऊपर हो वही क्रिएटिव हो, कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब फैसिलिटेट जरूर करता है, लेकिन
होगा, आईक्यू अधिक है तो क्रिएटिव होगा ही, ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, कई बार सेटेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला है कि पॉजिटिवली है, बाकी वैसा कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं। देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सा है? यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनेस्को है, यूनो है, यूनो तो ये सब तो जानते ही होंगे, कौन होगा? तो देखिए कौन होगा? यूनेस्को। फुल फॉर्म ये सब का कम से कम थोड़ा मोड़ा, खास करके जब आप ये जान रहे थे यूनेस्को का पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज बोर्न इन 16 नवंबर 1945, है ना। हैज़ 195 मेंबर्स, अभी वो 195 देश इसके सदस्य हैं, 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, है ना। तो एक छोटा सा जानकारी आपको यूनिसेफ से रिलेटेड पूछा था 2016 में, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? देखिए किस उम्र तक पूछा है, और इसमें जो ऑप्शन मिले, थोड़ा सा मुझे प्रश्न बहुत इंग्लिश में मिलता तो मैं और बेहतर इस मतलब कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ ताकि आप किस तरह का द्वंद्व में न रहे। देखिए यह इसमें बाल्यावस्था होना चाहिए कायदे से। बाल्यावस्था में बच्चों में आदत निर्माण, जिसको हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं, वो विकसित होता है। खास करके जब बच्चा 9 वर्ष तक होता है तो उसमें मुख्य रूप से आदत निर्माण की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ये ऑप्शन सही माना है, इसमें कुछ मिसिंग है, इसलिए मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ ना। तो आदत निर्माण का काम बाल्यावस्था में, है ना, खास करके 9 वर्ष जब हो जाता है तब। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत, जब हम लोग वृद्धि और विकास का चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो उस समय हमारे सामने एक टॉपिक उभर कर आएगा जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दरअसल क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट? वो हमें बताते हैं कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। सतत अर्थात कंटिन्यूअस चलती है, एक ऑर्डर में चलती है ना। एक ऑर्डर में चलती है, उसमें बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस का आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, थ्योरी ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना, इस तरीके की कुछ थ्योरी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन है, इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत है ही पूछा है ना। यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस वाला तभी बात करें, मतलब सबके लिए गति से नहीं बढ़ सकता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये तो बात तो सही है। विकास सदैव रेखीय होता नहीं, विकास कभी भी ऐसा नहीं चलता, विकास ऐसी चलता है भाई, कभी ऐसे भी हो सकता है। तो जीवन में ये विकास जिसको हम कहते हैं, वृद्धि और विकास में तो बहुत फर्क है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम जब कहते हैं तो उसमें बहुत अंतर है। ग्रोथ हम मेजरेबल टर्म्स में यूज करते हैं वृद्धि का, और डेवलपमेंट एक होलिस्टिक टर्म है जिसके अंदर में ग्रोथ आता है ना। यह एक बहुत बड़ा टर्म है, एक तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं, ये ग्रोथ है तो ये डेवलपमेंट है, और ये आजीवन चलने वाला प्रक्रिया है। और विकास हम जब कहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विकास के कई पक्ष होते हैं। देयर आर मेनी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का जैसे कहते हैं ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, है ना, भाषाई विकास, दिस ऑल आर रिलेटेड विथ डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ किसी व्यक्ति का वजन का बढ़ना, किसी व्यक्ति के मसल्स का बढ़ना, शरीर के अंग प्रत्यंग का बढ़ना, ये सब ग्रोथ होते हैं जो मेजरेबल हैं, जो क्वांटिफाइबल हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर वही हो जाएगा। देखिए इसमें और क्या, विकास सदैव रेखीय होता नहीं, यह एक असतत प्रक्रिया है, नहीं असतत नहीं। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, लाइफ इट इज द प्रोसेस, मीन्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच रन्स टिल द लाइफ, इवन से इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसको कहते हैं ना। ये बात, विकास के सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं होते, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा का विकास आपके मानसिक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। आपकी IQ आपका मॉरल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकता है। तो ऑल द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना, ये बात है, समझिएगा। ये देखिए कुछ मैंने विकास के सिद्धांतों को यहाँ नोटिस
नोट करा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट मतलब एक क्रम में चलता है वो बताया, प्रिंसिपल रेखीय और क्रम में अंतर है, याद रखिएगा। इसमें दो टर्म अभी हम जब पढ़ाएंगे तो आएंगे, एक प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये प्रॉक्सिमो, हाँ एक आएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक आएगा मैं भूल रहा हूँ, प्रॉक्सिमो डिस्टल है एक और एक है, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो दो खास करके क्रम है कि जिसमें एक सेफलोकॉडल, यस इट्स सेफलोकॉडल, ये दो विकास के मतलब कि कह सकते हैं कि क्रम है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में कहते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास केंद्र से चारों ओर होता है ना, सबसे पहले उसका देखते हैं, मतलब शरीर के केंद्र से चारों ओर ऐसे विकास होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफलोकॉडल में सर से लेके पांव तक, सबसे पहले किसी व्यक्ति का सर विकसित होता है, उसके बाद पांव तक है ना नीचे जाता है, तो दैट इज सेफलोकॉडल। तो ये विकास की दिशा है, क्रम है इसका, और है ना, और कोई नहीं है, इसलिए ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि एकदम एक रेखीय में चलता है, इसलिए ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, हर व्यक्ति, हर जैसे मनुष्यों में भी कई उनके नस्ल होते हैं, ब्रीड होते हैं, तो सबके विकास मतलब उसमें यूनिक तरीके से होता है। जैसे शुरू में ही देखेंगे तो बच्चियाँ का जब वो उनकी मेरे ख्याल से जब वो किशोरावस्था में होती हैं, 13-14 वर्ष के होते हैं, तो देखिए उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है। जैसे जैसे 18-19 के आसपास होते चले जाएंगे तो फिर लड़के उनसे ऊपर हो जाते हैं ना। तो ये जो क्रम है ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है, जेंडर पर भी करता है, ब्रीड पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसको कहा गया है क्या, यूनिक। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन जैसे बताया मैंने कि सभी पक्ष है। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास क्या है आपका, हेरिडिटी अर्थात अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट, किस माहौल में आप रह रहे हैं, उन दोनों का इंटर रिलेटेड है दोनों के साथ। वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा दी है खास करके। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, अब विकास क्या है, मैच्योरेशन परिपक्व, जैसे आपके शरीर बढ़ता है, जैसे आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और आप जब चीज़ों को सीखते हैं तो दैट विल फैसिलिटेट योर डेवलपमेंट, है ना, ये बात है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9, बाल विकास एक प्रणाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ सिस्टम ऑफ क्या, धीमी तेज गति की, स्लो फास्ट ना, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, तो देर न करते हुए, द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सतत क्रमिक लगातार चलती हुई एक प्रक्रिया है बाल विकास, एक कंटिन्यूअस ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें यही होता है, क्रमिक ऑर्डरली लिखा जाना चाहिए, बार बार ये हो गया है, कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस कह सकते, समान रूप से लगातार चलते हुए, समान रूप से नहीं होता यहाँ, समान लगातार तो ठीक है, लेकिन समान मतलब एक गति से नहीं होता कि मतलब 1 से 5 में इतना बढ़ा तो फिर 5 से 10 में भी इतना ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि मनुष्य का विकास सबसे तेज गति से किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, है ना, तो अगर एक वो रहता तो फिर तो जैसा जिस तेजी से शैशवावस्था में होता है उस आधार पर वो तो आदमी तो फिर क्या बन जाएगा पता नहीं, एनाकोंडा बन जाएगा, क्या बन जाएगा। खैर 10वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का ट्रांसलेशन ऐसा ही किया था उन लोगों ने, लेकिन मैं इसको इंग्लिश के जरिए समझाना समझूँ। दरअसल इसमें लिंग और जिसमें ना सेक्स और जेंडर दो टर्म होते हैं, इनको समझना जरूरी होता है ना। सेक्स और जेंडर, इन दोनों में अंतर क्या है। सेक्स एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, मतलब यह बायोलॉजिकल फेनोमेना कहने का मतलब क्या है कि यह एक जैविकीय फेनोमेना को क्या बोलेंगे, संप्रत्यय फेनोमेना, इस घटना है। जेंडर एक सामाजिक सोशल फेनोमेना है ना, सामाजिक घटना है, समाज ने जेंडर निर्धारित किया है कि महिला होगी पुरुष होगी, है ना, और जेंडर का मतलब सेक्स का संबंध उसके सेक्स ऑर्गन से है ना, दैट इज रिलेटेड विथ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जेंडर इज रिलेटेड विथ योर सोशल आइडेंटिटी, कि आप पुरुष होंगे आप महिला होंगे, ये तो हम कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जो पुरुष है उसको महिला कह दें, तो
आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब शुरू में ऐसा होता तो हो सकता था ना, उसको समाज ने बनाया। तो इसमें टर्म क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी से रिलेटेड इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेक्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हिंदी वाला बड़ा वो है, इसको यहाँ यौन का मतलब सेक्स से है ना। सेक्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, व्हाइल जेंडर रिफर्स टू व्हाट, मतलब कुल मिला के जेंडर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों का संदर्भित करता है, जबकि लिंग अर्थात जेंडर, यहाँ लिंग नहीं लिखा जाना चाहिए बल्कि इसको अब जेंडर ही लिखते हैं, समझ गए, तो इसको जेंडर ही लिखा जाना चाहिए। जेंडर संदर्भित करता है क्या, तो क्या करता है, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण नहीं, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति पितृजाति के होने के सामाजिक रूप से। तो यहाँ देखिए, सोशली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और मैटरनल और पैटर्नल, दिस इज रिलेटेड विथ जेंडर। तो जेंडर के बारे में पूछा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। ओके, तो ये बात हो गई। जेंडर और सेक्स में ये अंतर है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल फेनोमेना व्हाइल जेंडर इज अ सोशल फेनोमेना। 11 नंबर क्वेश्चन, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, पिछड़ा कब कहेंगे, कोई बच्चा, अब आप सभी प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं एंड यू मस्ट बी टीचिंग समवेयर एल्स, ओके, सो आप क्लासेस में ऐसे देखते हैं कि देर आर मेनी चिल्ड्रंस विच हु आर नॉट स्पीकिंग इन क्लासरूम, समटाइम्स दे विल नॉट रिस्पॉन्ड यू, ओके, तो इट हैपन्स। तो इसमें पूछ रहा है कि हम किस बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, वी कॉल अ चाइल्ड बैकवर्ड, क्या उसके कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस होंगे, उसके प्राप्तांक, उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, उसका प्राप्तांक जनरली होता है, इट्स गुड, ऐसा होता है कि जो बच्चे बैकवर्ड होते हैं उनकी हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है, तो वी कैन से दैट। वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो, नहीं, ही इज रिटार्डेड चाइल्ड विथ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, इसमें ऑप्शन ही ऐसा उलझाया कि ये नहीं होगा। वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता, नहीं, ये हो सकता है कोई एक्सीडेंट मेडिकल प्रोसेस प्रॉब्लम की वजह से हो, अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हों, ये भी नहीं है। ये लक्षण है आपका, उसकी प्राप्तांक उसकी कक्षा के निम्नतम अंक होता है। जनरली अगर कोई बच्चा पिछड़ा है, मतलब बैकवर्ड है, इफ ही इज अ स्लो लर्नर, है ना, तो जनरली आप देखेंगे कि उनको जल्दी कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आता, कोई आप कुछ बात कह रहे हैं, कई बार वो बात करने से वो मतलब कि झिझकते हैं, है ना, दे विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी यूजुअली, ओके, इट हैपन्स, एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शंस in classroom, okay, it happens, their IQ is quite low, है ना, these are the some of the symptoms of क्या, पिछड़ा या फिर स्लो लर्नर्स का। तो पहला वो हो जाएगा कि क्लास में अक्सर उनके अंक बहुत कम आते हैं, अक्सर, नॉट वंस, एक बार किसी एक्सीडेंटल रीजन से भी हो सकते हैं। 12th नंबर, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, which of the following is, मैं देख रहा हूँ ना, Which of the following is necessary for proper stimulating environment conditions? बैठने, इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे ख्याल से, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है, मतलब कोई बच्चे को स्टिमुलेट करके रखे, प्रेरित करके रखे, उसके लिए उपयुक्त एटमॉस्फेयर क्या है, कंडीशंस क्या है, तो बैठने की समुचित व्यवस्था सकता है, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश इसमें बिल्कुल हो सकता है, सहयोगी एवं स्पर्धामूलक समूह स्थिति बिल्कुल हो सकता है। सो ऑल ऑफ यस, ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट वन। ये सब चीज़ें एक बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। यदि बैठने ही की नहीं कि अभी जैसे बरसात हो रही है तो छत टपक रहे हो, बेंच में बैठा तो लगा कब टूट के गिर जाए, इस तरह की स्थितियाँ, या फिर आसपास बहुत कोलाहल हो, धूम धड़का हो, जैसे स्कूलें कई बार देखिएगा कि शहरों के बीचों बीच बनाई जाती है, तो उसमें फैक्ट्री हो, तो इन सच सिचुएशन, इन सच कंडीशंस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू लर्न समथिंग, है ना, तो ये मुश्किल हो जाएगा। सहयोगी जहाँ पर कोऑपरेटिव हो, और स्पर्धामूलक कहने का मतलब हेल्दी कंपटीशन हो, ये नहीं कि गला घोंट कंपटीशन हो, है ना, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इस पर विवाद हो सकता है, हेल्दी कंपटीशन इज क्वाइट गुड, हालांकि इसको भी अब हमारी इस कंपटीशन टर्म को ही हटा दिया है, खैर, लेकिन यहाँ हम कंसिडर करेंगे। बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है, बच्चे का विकास कैसे होता है ये,
तो आनुवांशिकता, हेरेडिटी आप समझते होंगे, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। द क्वालिटीज विच हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड बाय योर एंसेस्टर्स, ओके, जो चीज़ें आप अपने पूर्वजों से लेकर आए हैं, दैट इज रिलेटेड विथ योर हेरेडिटी। तो कह रहा है कि विकास किसका परिणाम होता है, तो आनुवांशिकता का, पर्यावरण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया का, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, या आर्थिक कारक का। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये वुडवर्थ ने भी इस पर बात कही है कि जो आपका विकास है, बच्चे का विकास है, वो दोनों है। पर्यावरण कैसा मिलता है, मीन्स द एटमोस्फेयर इन विच अ चाइल्ड लिव्स, that is important, and heredity is also important, because if he does not have IQ then how a child will learn, है ना। तो केवल IQ होना भी important नहीं है कि IQ दे दिया और ऐसा आप चोरों उचक्कों के माहौल में पलने बढ़ने के लिए बच्चे को रख दी तो उसमें भी बच्चा कुछ गलत कर जाएगा, वो विकास नहीं हो पाएगा ना। तो माहौल और आनुवंशिकता दोनों का मतलब कह सकते हैं कि पूरक विकास को जन्म देती है, विकास होता है उससे। कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द विलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, है ना। क्या चीज़ उसको प्रभावित करता है? बाहरी पूछा है, ध्यान रखिएगा इन सब कीवर्ड का। कारक तो सब है, बाह्य कारक मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो संवेग इज रिलेटेड विथ योर इमोशन। संवेग किसको कहते हैं? इमोशन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। भावुकता दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट। जटिलताएं हैं, छात्रों की अभिवृत्तियां इज एटीट्यूड। लक्ष्य एवं अभिप्राय, गोल्स एंड इंटेंशन, ये भी है लेकिन इंट्रिंसिक हो सकते हैं। द ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन, इन विच संस्कृति एवं प्रशिक्षण, कल्चर एंड ट्रेनिंग ये कहा गया है। तो वो चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, किसके? इन्फ्लुएंसिंग द विलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। किसी बच्चे की इच्छा, सीखने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ पहल इनिशिएट करने की इच्छा, उसको कौन फैसिलिटेट करता है? तो उसकी कल्चर में कैसा है माहौल और उसको ट्रेनिंग कैसे दी गई है, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये इनकी उनको क्या करता है, उसके विलिंगनेस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग आधे खत्म कर चुके हैं। शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग इज प्रबंधन, कुशल प्रशासन। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि शिक्षण जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, इन सबों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है ना। तो इसमें मैनेजमेंट, प्रबंधन, देखिए एक आपको पेपर अभी होगा, इसमें स्कूल मैनेजमेंट वगैरह, स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पोर्शन होगा। कुशल प्रशासन देखिए आ गया, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, योग्य शिक्षक, ये तो है। तो दिस आर द ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या कर सकता है? ये सब क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं। टू मोटिवेट अ वीक स्टूडेंट, अ टीचर शुड अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। अप्रिशिएट देम फॉर गुड वर्क एंड टेल देम टू बेटर वर्क, उन्हें पहले बेंच पर बिठा देना। बिल्कुल ये सब ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। उन्हें पहले बेंच पर बिछा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। कक्षा के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान देना, ये भी नहीं। कक्षा में उन पर ध्यान न देना, ये एकदम नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। कमजोर छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? अच्छे काम के लिए उन्हें प्रशंसा करेंगे। कई बार बच्चे इसलिए भी अलग थलग पड़ जाते हैं क्लासेस में, क्योंकि शिक्षक, कई बार क्या होता है ना कि कोई बच्चा अगर थोड़ा एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो उसको छोड़ ही देते हैं, जाने दो। बार बार उसी को मतलब क्वेश्चन पूछेंगे जो कक्षा में थोड़ी ठीक ठाक हैं पढ़ने में, है ना। तो इससे वो बच्चा हमेशा के लिए वो वीक ही रह जाता है, कमज़ोर ही रह जाता है। और अगर आप एक बार उसको अटेंशन दे दिए, छोटी छोटी क्वेश्चंस पूछ कर आप मोटिवेट कर दिए, तो ही विल फील वेरी गुड एंड ही विल फील वेरी मोटिवेटेड, है ना। तो ये होता है ना। इसलिए अच्छे काम के लिए उसको प्रेरित कीजिए और उसको मोटिवेट किया जा सकता है।
डिसलेक्सिया, देखिए ये इसको कहते हैं लर्निंग डिजेबिलिटीज, कुछ लर्निंग डिजेबिलिटीज होते हैं, है ना, तो इससे सवाल पूछा जाता है। मतलब आप कुछ मेजर डिजेबिलिटीज जो लर्निंग में होते हैं उनको, अपने तारे ज़मीन पर अगर वो सिनेमा देखा होगा तो जो बच्चा रहता है, क्या नाम है मैं भूल गया, आप लोग बताइए क्या नाम है, तारे ज़मीन पर जो सिनेमा है, क्या रे भाई, तारे ज़मीन पर जो मूवी है ना, उसमें देख रहे हैं जो बच्चा है, वो मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वो जिस कह सकते हैं लर्निंग डिजेबिलिटी से ग्रसित रहता है वही है डिसलेक्सिया। तो क्या रहता है उसमें, तो वो रहता है आपका, उसको पढ़ने की बीमारी है, मतलब पढ़ नहीं पाता चीज़ों को, उसको वो लेटर्स नाचते हुए दिखाई देते हैं ना, पी बी दिखता है ना, MW दिखता है, तो पठन विकार कहते हैं उसको, रीडिंग डिफिकल्टी। आप देख लीजिए नीचे कुछ आपके सामने ये सब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटीज हैं। तो डिसलेक्सिया डिफिकल्टी रीडिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, डिसलेक्सिया डिस्कैलकुलिया रिलेटेड विथ नंबर्स, इफ़ यू फील सम डिफिकल्टीज व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर्स, जैसे मुझे नंबर में बड़ा वो होता है, जैसे अगर अभी हम मेरा सीटेट का रिजल्ट देख रहे होंगे तो मैथ्स में 15 नंबर है, यदि मेरे 15 जैसे दूसरों में है 25, 26, 28, 30 इस तरह के स्कोर होते तो आई वुड बी अ टॉपर, ऐसे भी ठीक ठाक नंबर है, बट लेट्स सी। तो डिस्कैलकुलिया इज रिलेटेड विथ डिफिकल्टी विथ मैथ। डिसग्राफिया में क्या होता है कि डिफिकल्टी विथ राइटिंग, लिखने, ग्राफ जब भी शब्द आए तो इट इज रिलेटेड विथ योर राइटिंग, है ना, ऑटोग्राफ, कैलीग्राफी, है ना। तो डिस्ग्राफिया डिफिकल्टी विथ राइटिंग, जब लिखने में किसी को प्रॉब्लम हो। डिस्पेक्सिया क्या होता है, डिफिकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल मतलब किसी को पकड़ने वगैरह में तकलीफ होती है तो उसको कहते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफिकल्टी हियरिंग, वो सब है। एक होता है डिस्फेजिया, इसको एफेजिया भी कहते हैं, डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज, जब कोई बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम फील करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया है, अफेजिया। उसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग में डिसऑर्डर होता है, डिफिकल्टी इंटरप्रेटिंग विजुअल्स, कोई चीज़ दिखता है तो वो थोड़ा ठीक से नहीं दिखता, हेजी दिखता है, ब्लर्ड दिखता है। ADHD भी होता है, अटेंशन डिफिसिट होता है, हाइपर एक्टिविटी उसका फुल फॉर्म होता है। तो और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दीज आर सम ऑफ द मेजर डिसऑर्डर रिलेटेड विथ लर्निंग, है ना, अधिगम से संबंधित कुछ ये विकार हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू डील विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। सभी छात्रों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुसृत करके छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या अनुसूचित करना और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को दूर करना, उसके बाद विशेष विद्यालयों में मंद शिक्षार्थी कोष भेजना। नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है। ये आजकल हम लोग इंडिविजुअल करिकुलम की बात करने लग गए हैं कि हर छात्र के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाए, खास करके अब जो अप्रोच चल रहे हैं टीचिंग लर्निंग के एरिया में, है ना, एरिया में, तो उसमें ये खास बात चलती है कि छात्र केंद्रित मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम बनाया जाए, एकदम स्कूल लेवल तक की, कि स्कूल के लिए अलग से करिकुलम बनाया जाए, इस तरीके की बात कही जाती है ना। तो छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या की बात कही जाती है। स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम को आप मतलब कि इम्प्लीमेंट करके बच्चों की व्यक्तिगत जो भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको आप कैटर कर सकते हैं ना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या है कॉन्सेप्ट, अगर न समझ में आता तो 1 सेकंड में समझ लिए। इंडिविजुअल डिफरेंस एक या मतलब व्यक्तिगत भिन्नता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यह कहा जाता है कि कक्षा में बैठने वाला हर विद्यार्थी अलग है, भिन्न है और वह किसी न किसी तरीके से दूसरे से अलग है और वो विशिष्ट है, कमज़ोर नहीं है, विशिष्ट है। इसलिए देखिए अगर यदि कोई सुन नहीं सकता, यदि कोई
थोड़ा बोल नहीं सकता या फिर कोई चीज़ को धीरे सीखता है, तो कुछ ऐसे गुण, ऐसे स्किल्स होंगे जो मतलब उसके लिए कुछ दूसरे स्किल्स होंगे उसमें बेहतर होगा। अगर कोई मैथ में ठीक नहीं है तो भाषाएं में ठीक हो सकता है। जैसे मैं मैथ में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी लैंग्वेजेस ठीक हैं, आई कैन स्पीक 3-4 लैंग्वेजेज और मेरी दोनों भाषाएं ठीक हैं। तो ये मैं बस अपना बता रहा हूँ। कुछ बच्चे जिनको आर्ट्स में ठीक होते हैं, कुछ बच्चे खेल में ठीक होते हैं, तो दैट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ स्ट्रीम और डिसिप्लिन, है ना। तो कुल मिला के ये बात कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हर बच्चा अलग है, भिन्न है, कोई कमज़ोर नहीं, अलग है, अलग और कमज़ोर में अंतर है। तो ये बात है। शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि समूहों में शिक्षार्थी सदा बेहतर सीखते हैं। ये बात है क्या? ये तो नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को यह बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। शिशुओं का विकास विभिन्न रूप में होता है और भिन्न भिन्न रूप में शिक्षा मिलती है। इसमें ऑप्शन की थोड़ी सी मतलब कई बार आपको क्वेश्चन तो पूछ दिया कि शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो ऑप्शन क्वेश्चन देख के आसान लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में गड़बड़ कर देता है। कई बार ये ऑप्शन आपको ललायित कर सकता है, लेकिन ऑप्शन इसका जो सही माना है जेटेट ने, वो जैक ने कहिए, वो है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, इसको इसने माना है ना। लेकिन ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं है, ज़्यादा इसमें दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा तकलीफ इसलिए कि इंग्लिश वाला नहीं मिला, ट्रांसलेटेड वर्जन में थोड़ा सा तकलीफ है। लेकिन मैं अभी ये समझा दे रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या, ये समझ गए होंगे तो तकलीफ नहीं है इस ऑप्शन के साथ, है ना। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। चलिए हम लोग 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 20, सृजनशील छात्र के गुण होते हैं। सृजनशील, देखिए क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन पहले भी हमने डील करा था, है ना। तो क्रिएटिविटी इज अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना। ये आपके लिए एक बड़ा टॉपिक है। देखिए, नमनीयता का अभाव, लैक ऑफ प्लास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे इसको, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो इसमें पूछ रहा क्या है कि सृजनशील छात्र का गुण क्या होता है। समस्याओं से अनजान नहीं, समस्याओं से अनजान नहीं होगा। नमनीयता होता ही है, जो क्रिएटिव होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें 4 एलिमेंट होते हैं सृजनशीलता के, जिसमें एक होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी पहला ही है, उसके बाद एलाबोरेशन है, उसके बाद एलाबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लुएंसी है ना। उसके बाद एक और है कुछ ओरिजिनलिटी है, ये 4 हैं उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक। तो इसका क्या है गुण, तो वो चिंताग्रस्त होगा। बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दिस ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, क्योंकि जिसको क्रिएटिव बच्चा होता है ना, जिसके कई नए नए ख्याल उसको चिंता में डाल देते हैं, दैट्स व्हाई ही इज क्वाइट एंग्शियस, है ना। तो एंग्शियस होता है, ये ध्यान रखिएगा कि सृजनशील बच्चे के लक्षण उनका चिंताग्रस्त होना है ना। बुद्धि का अभाव नहीं, बुद्धि का अभाव नहीं होता, उसमें चिंता होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है। व्हाट मीन्स मानसिक संघर्ष मतलब क्या कहेंगे, मेंटल स्ट्रगल, काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एक यौन आकांक्षाओं का दमन, रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। आप इसमें हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे तो फ्राइड पढ़ेंगे, है ना। फ्राइड का पढ़ेंगे हम लोग। फ्राइड का एक उसने दिया है डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। यौन आकांक्षाओं का दमन, रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स। तो इसकी वजह से मानसिक संघर्ष मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बात तो सही है। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, देखिए इसलिए जो बाबा लोग होते हैं अपने आप को बड़ा शरीफ और वो गिनाने की कोशिश करते हैं। वो सब अपनी सेक्सुअल एनर्जी या फिर जो काम इच्छाएँ होती हैं उनको दबा कर रखते हैं, और मतलब समाज में अच्छा कहा जाए इस कारण से। और देखिएगा कि कई बार उनके साथ कई ऐसी खबरें निकल कर आ जाती हैं कि क्या ही कहा जाए, तो आप सब विदित है ये, है ना। तो यौन आकांक्षाओं को दबाना एक मेंटल, अब उसके अंदर में वो चल रहा होता है, उनको मन बहुत होता है मतलब यौन इच्छाओं को पूर्ति करने का, बट चूंकि समाज हमें कहा कि बाबा बन गए हैं, तो इस वजह से हम उस तरीके के नहीं क्रियाकलाप कर सकते हैं, मतलब कि विवाह नहीं कर सकते हैं, इस तरीके कुछ होता है। तो हम सेक्सुअल एनर्जी को हाँ दबाते हैं।
आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, इससे भी होता है भाई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। खराब अवैक्तिक संबंध, मतलब अवैक्तिक नहीं होना चाहिए, अंतर व्यक्तिक, ठीक तो है। पुअर इंटर पर्सनल रिलेशंस, बिल्कुल अगर आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं तब भी आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो दीज ऑल आर विद द करेक्ट वन। ओके, ये होंगे। चलिए 21 हो गया। 22, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। मूल्यांकन को उपयोगी मतलब इवैल्यूएशन को हम यूजफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। क्या? विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करने में, छात्रों को बुद्धिमान अथवा औसत विद्यार्थी के रूप में स्तरीकृत करने में, छात्र के सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों को भिन्न किस्म का उपयोग करने में, और प्रतिपूर्ति अर्थात फीडबैक बोलते हैं प्रतिपूर्ति। अच्छा, इसको प्रतिपूर्ति देने हेतु तकनीक भाषा का प्रयोग करने में नहीं। तो मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। तो छात्रों की सीखने की शैक्षिक और सह शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीके को भिन्न किस्म का उपयोग करने में, यह मतलब कुल मिलाकर मूल्यांकन जो है इसमें आपको हेल्पफुल कर सकता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। यही पूछा है ना, हाँ ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, और हमारे पास 5 या 7 रह गए होंगे, 30 क्वेश्चन है ना, तो 7 और। निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? उत्प्रेरणा इज रिलेटेड विथ मोटिवेशन, है ना। तो ये कौन है जो हमारे मोटिवेशन से संबंधित नहीं है? ये वाला ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो इच्छा रुचि, ये तो है भाई, इच्छा जिस चीज़ में रहेगी उसके प्रति मोटिवेशन आएगा। जीवन के उद्देश्य से आपने कर दिया तो मोटिवेशन आएगा ही। शारीरिक तंदुरुस्ती देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल रहेगा तो आप में वो रहेगी। इसका ज़रूरत नहीं है, कम इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मानसिक, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत स्वस्थ होते हैं लेकिन जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, पहलवान बन के बैठे हैं लेकिन जीवन का कोई मोटिवेशन ही नहीं, है ना। हम जैसे स्किनी लोगों को चिढ़ाते रहते हैं, है ना। तो खैर ठीक है, शारीरिक तंदुरुस्ती अर्थात फिजिकल फिटनेस इज नॉट, मतलब रिलेटेड है लेकिन इतना नहीं है ना, इसलिए वो। 24, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में, और उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न मतलब हाई आईक्यू संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। शिक्षक के लिए सबसे अच्छा क्रियाविधि क्या हो सकता है? कि एक बहुत अच्छा आईक्यू है एक बच्चे का, लेकिन वो पढ़ाई में उसका नंबर नहीं उठ रहा, क्या कारण हो सकता है? तो उसको शिक्षक को क्या करना चाहिए इसमें? उसके बेहतर निष्पादन तक प्रतीक्षा करें कि हाँ अगले परीक्षा में तो लाएगा, तो थोड़ा देख ही लेते हैं क्या ये करेगा एक टीचर। दूसरा, उसको न्यून उपलब्धि के लिए कारणों को खोजना पड़ेगा, मतलब उसे कम उपलब्धि के कारणों को खोजेगा, ये बात तो सही लग रहा है। परीक्षा में उसे ग्रेस मार्क देना चाहिए, अच्छा वो तो आईक्यू बढ़िया है तो उसको ग्रेस मार्क देके क्यों पास कराएंगे भाई? उसे स्कूल से निकाल लेने के लिए उसके माता पिता से आग्रह करना था, तो इसीलिए आपको टीचर बनाया गया था क्या? यहाँ बच्चा मिल नहीं रहा, आप बाहर करेंगे? तो आपका आंसर होगा ये कि आप उसके जानेंगे कि क्या कारण रह गया कि उसके बच्चा इतना आईक्यू ठीक ठाक है, चीज़ों को इतना बढ़िया समझता है, पर उसके नंबर क्यों नहीं आ रहे, है ना, क्यों वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। तो यू विल डायग्नोस द प्रॉब्लम। ओके। 25, आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे। विशिष्ट रूप से मेधावी मतलब कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं उसको। गिफ्टेड चाइल्ड एक टर्म आता है ना। अति एकदम आइंस्टीन टाइप के हैं आपके पास बच्चे, उनके लिए क्या करेंगे? वो सामान्य बच्चों को एकदम उससे थोड़ा बहुत आगे निकल जाते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ उनको पढ़ाएंगे, ये तो ठीक बात है, इसमें गलत नहीं है। समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करेंगे, ये भी बात ठीक है। उच्च कक्षा के साथ विद द अपर क्लास, ये करेंगे क्या? जब भी वे चाहें, व्हेनेवर दे विश, तभी पढ़ाएं, ऐसा क्या? नहीं, इसका सबसे बेहतर उपाय, इसका एक थ्योरी होता है समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग। मतलब उनके लिए एक, जब बहुत विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली, उनके लिए एक एनरिच्ड करिकुलम बनाया जाता है ना। यहाँ आप देख रहे हैं एक टर्म यूज किया गया है, बाय यूजिंग एनरिच करिकुलम, है ना। तो जो बच्चे विशिष्ट रूप से मेधावी होते हैं, विशिष्ट रूप से
प्रतिभाशाली गिफ्टेड होते हैं उनके लिए हम लोग एनरिच्ड करिकुलम को मतलब कि निर्धारित करते हैं, है ना, उसको पढ़ाया जाता है। एनरिच्ड करिकुलम क्या होता है, बच्चा उसी कक्षा में रहेगा लेकिन उस करिकुलम को और अधिक डिटेल्ड में वे में बनाया जाता है, उसको और अधिक एडवांस्ड किया जाता है उसको, है ना। नहीं तो बच्चा बोर फील करेगा फिर वहाँ पर, क्योंकि वो सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो वो जानता है, तो उसमें बोर्डम आ जाएंगे। 26 नंबर देखिए, कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है, कैसे कैसे करते हैं कोई टीचर कक्षा की शुरुआत, तो क्या प्रश्न पूछकर, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, प्रश्न पूछकर, बिल्कुल। कई बार हम लोग प्रस्ताव, एक होता है प्रश्न कौशल, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो देयर इज ए स्किल कहते हैं, दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस, विवरण देकर, बिल्कुल। समटाइम्स वी गिव डिटेल्स अबाउट समथिंग एंड देन वी स्टार्ट आवर क्लास, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। कहानियाँ सुनाकर, यस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टार्टिंग योर क्लास। सो कहानियाँ सुनाकर आप कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द टेक्निक्स। इसके अलावा भी कह सकते हैं आप, यू कैन show some videos, you can show some images, collages, everything you can do, है ना। तो ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 27, इधर से झपा जाएगा, इधर आते हैं। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए ये क्या है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए एक टीचर क्या करेगा, तो संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमिता से कहानी को रोचक बनाना है। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए, ये बात भी सही है। कहानी के पात्रों को सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थितियों से तुलना होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप ऐसा कहानी बता दें जो बच्चों को आसपास के कुछ पता ही नहीं चले, है ना, कुछ देयर शुड बी सम कॉन्टेक्चुअल इंसिडेंट्स, ओके। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। तो वो सब चीज़ें कहानी आप जब बनाए तो आप ध्यान में रखेंगे। 28, बहुत देर तो नहीं हो गई। 28, छात्रों को गृह कार्य होमवर्क देते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ये बात तो ठीक लग रहा है। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश, बिल्कुल बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि भाई लिख के लाना है कि टाइप करके लाना है ना, कितना लिखना है, ये सब तो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। गृह कार्य का उद्देश्य समझाना देखना पड़ेगा। अब उस समय गृह कार्य का उद्देश्य समझाते जनरली होता यही, लेकिन कि नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, ये तो उद्देश्य ही हुआ। चालू शिक्षण के आधार पर गृह कार्य, ये बात महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़ाएं वही गृह कार्य दिए, है ना। चालू मतलब वट एवर यू आर टीचिंग देन, okay, till then whatever you are teaching right now, okay, that is important। तो गृह कार्य का उद्देश्य उस समय समझाना इज नॉट आवश्यक नहीं है। पूछा है मतलब ये सही होगा, चूंकि नहीं है पूछा है ना, तो ये नहीं होगा, चूंकि ये बात तो ठीक है, इसको तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन, ठीक। मेरे ख्याल से अब हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। श्यामपट्ट नाउ टर्न्स इनटू ग्रीन पट्ट, है ना, ग्रीन बोर्ड। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, अब तो ग्रीन बोर्ड भी हो गया, अब तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी हो गया है, तब तो बहुत कुछ हो गया। तो कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है, क्या ध्यान देंगे। स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, बिल्कुल सही बात है कि भाई ऐसा न लिखें कि बच्चा को समझे ना आए, का लिखें मास्टरों नहीं पढ़ पा रहा, ऐसा ना हो। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही बात है, इससे तो रोचकता बढ़ती है। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, इनमें से सभी, हाँ, सीधी रेखा खींचने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ को बाइफरकेट करें, मान के चलिए आप कोई चीज़ में अंतर बताना चाह रहे हैं, है ना, जैसे सजीव और निर्जीव, है ना, तो आप में ये होना चाहिए कि आप सही लाइन खींचे, ये वाला ऐसे ऐसे न खाने कि बच्चा कहाँ किधर वाला सजीव वाला इधर जाएगी कि निर्जीव वाला इधर जाए, तो उसी में कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए कह रहा है कि ये सब लाइनें सीधी हों, तो दैट इज़ क्वाइट गुड। ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट वन, है ना, ऑल ऑफ दिस वुड बी द करेक्ट वन। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, क्या 30, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये तो मैंने साइकोलॉजी क्लास में कितनी बार चिल्ला के बोला हूँ। जो बच्चा मेरे साथ अगर साइकोलॉजी का होगा तो
मैंने जितनी भी लगभग अभी बातें कही उनका 90% क्वेश्चन मैंने बता रखा है। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य अर्थात एबनॉर्मल व्यवहार होने के कारण है। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस थ्योरी द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर आर, क्या हो सकता है उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। उसमें सक्रिय अचेतन मन क्या होता है? मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार असामान्य व्यवहार का होना। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है व्यक्ति की दमित इच्छाएं। बिल्कुल, व्यक्ति की रिप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ जो होती हैं वो उसको एबनॉर्मल बनाती है ना। जैसे कहा जाता है कि जो हिटलर है वो हिटलर क्यों बना पता है? एक बहुत बड़ा पेंटर था, वो आर्टिस्ट था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको वो बनने नहीं दिया, तो उसकी इच्छा, एक पेंटर बनने की इच्छा सदा सदा के लिए रह गई। इस कारण से वो बाद में जब वो बना तो करोड़ों लोगों को मार दिया, तो वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है जब आप साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, साइकोलॉजी के मतलब आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस व्यक्ति एक तरीके से समझ लीजिए कि भीष्म पितामह कहना नहीं, इस तरीके से इसके केंद्र में पूरा घूमता है पूरा साइकोलॉजी। कितनी थेरीज दी हैं ये, उन्होंने साइकोलॉजी के हर तरह का थेरी दिया सिगमंड फ्राइड ने। जिस टर्म को सुन के आपके लगता हो कि क्या बोल रहे हैं हम, जैसे सेक्स एक टर्म, इसने पूरी जो थेरी दी है अपना, इसके केंद्र में एक टर्म है और उसके कहता है कि एक आदमी जो है उसका व्यवहार, उसका सब कुछ इसी से निर्धारित होता है। सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्राइव, फ्राइड कहता है। चलिए, कैसी लगी कक्षा आप ज़रूर हमें बताएं। अब जैसी भी लगी हो, अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि जेटेट होने तक मैं जितनी भी कॉन्सेप्ट हो सके, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा, इस तरह की कक्षाएं होंगी तो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं टच करूंगा। उम्मीद है आप कुछ सीख पाएंगे और आपका जेटेट में यह काम हो पाएगा। अगली कक्षा में हम लोग 1 to 5 वाला बात करेंगे, है ना, 1 to 5, फिर 2012 वाला भी है तो उन सबों को बात करेंगे। इससे अभी क्लैरिटी आएगी और मेरे ख्याल से जब इन कक्षाओं को पूरा करते करते हो सकता है जैक जारी कर दे, है ना, जेटेट का सिलेबस जारी कर दे, तो फिर हम सिलेबस वाइज चलेंगे, है ना। तो टिल देन ओके बाय। आज की कक्षा यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी अच्छी लगती हो तो लाइक कर सकते हैं यार, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, जो अच्छा लगे तो करो, अदरवाइज क्या ही है जीवन, है ना। चलिए, आज की कक्षा यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहाँ गया?